के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में प्रश्न पर बात करेंगे। मैंने आपके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया और हमने यह पाया कि यूपी की जनगणना से संबंधित प्रश्न तो 1 से 2 3 पूछे जा सकते हैं। 1 से 2 प्रश्न और एक प्रश्न एक नहीं आधा नंबर दोस्तों खेल बिगाड़ सकता है। तो आज हम सेंसस के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के जनगणना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनगणना से जानने से पहले तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सर आप 2011 की जनगणना के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल 2011 के ही बारे में बात करेंगे। 2021 जारी है, जब तक अंतिम आंकड़े नहीं आते, हालांकि अब तक तो आ गए होते, जब तक अंतिम आंकड़े नहीं आते तब तक हम लोग क्या करेंगे, बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग पहले 2011 के ही बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक सिनेरियो आपके माइंड में और होना चाहिए कि जनगणना की शुरुआत। तो ये थोड़ा सा एक एक चीज को देखते हुए समझते हुए चलते हैं। हम लोग बात क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना के बारे में पढ़ना। उत्तर प्रदेश जनगणना। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश की जनगणना से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ और बातें, ऑथेंटिक बातें हो जाएं जो होनी चाहिए। तो होनी चाहिए वाली बातों में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई और देश की जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। तब से लगातार भारत देश में जनगणना हर 10 साल में हो रही है और 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, दशकीय जनगणना, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। हमारी जनगणना हमारा भविष्य इस जनगणना का स्लोगन था, विषय वस्तु था। प्रगणक शिक्षिका इस जनगणना का सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था। श्री चंद्रमौली जनगणना एवं पंजीयन आयुक्त थे। जनगणना हुई और 1931 के बाद पहली बार 2011 में जातीय जनगणना भी कराई गई। 1931 के बाद पहली बार, 1931 में हुआ था एक बार, उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली जातीय जनगणना 2011 से शुरू हुई। 2021 में जनगणना होना है, काम प्रोसेस में है, लेकिन कोविड की वजह से समस्याएं बहुत झेलना पड़ा देश को। तो 2021 में जो जनगणना होगी वह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। यह पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, पेन पेपर लेस जनगणना होगी, यानी यह टैबलेट लैपटॉप जो भी है सिस्टम्स के माध्यम से, मोबाइल्स के माध्यम से जनगणना की जाएगी। इस जनगणना के जो आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वह विवेक जोशी जी नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किया गया है? विवेक जोशी जी नियुक्त किए गए हैं। और इसमें कुल 31 प्रश्न आपसे या हमसे पूछे जाएंगे। जो जनगणना करने वाला अधिकारी आएगा, जो व्यक्ति आएगा, वह कुल हमसे आपसे कितने प्रकार के प्रश्न पूछेगा? 31 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। डिजिटल जनगणना होगी और इस जनगणना का जो स्लोगन है वह है जन भागीदारी से जन कल्याण। 2011 का क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसकी शुरुआत क्या है? इसकी शुरुआत क्या है? तो इसकी शुरुआत है जन भागीदारी से जन कल्याण। इतनी सारी बातें हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है और कहा जाता है कि अगर एक देश होता तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या है। 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या है आंकड़ों के हिसाब से, हालांकि उसको अलग करेंगे तो भारत की भी कम हो जाएगी, अलग बात है। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत, थोड़ा सा देखिए, एक चीज का थोड़ा विषय वस्तु होता है। अगर डायरेक्ट हम समझ में, आपको यूपी पर बात करेंगे थोड़ा कम समझ में आएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुई? 1872। वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। ध्यान दीजिएगा, 1872 में वायसराय कौन था? तो 1872 में वायसराय था लॉर्ड मेयो। मतलब भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई वह 1872 में हुई और 1872 में कौन था? लॉर्ड मेयो था। दशकीय जनगणना की शुरुआत भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत यह हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। 1881 में
लॉर्ड रिपन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई, याद रखिएगा। ये दोनों का नाम में कंफ्यूजन मत होना। पहले भारत का वायसराय मेयो था, उसके बाद तब रिपन आया है। पहले मेयो था, उसके बाद रिपन आया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या में लगभग 32% की गिरावट आई थी। कितनी की आई थी? लगभग 32% की कमी हुई थी, 32% की गिरावट हुई थी। 32% की क्या हुई थी? गिरावट हुई थी। लेकिन 1921 के बाद भारतीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई। भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 1971 के बीच देखी गई थी, जो लगभग 25% के बराबर थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। भारतीय जनसंख्या में महाविभाजक वर्ष या भारतीय जनगणना में महाविभाजक वर्ष 1921 है। कौन है? 1921। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशकीय वर्ष, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशकीय वर्ष, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशकीय वर्ष 1961 से 71, लगभग 25%। कितना? लगभग 25% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। अब देखिएगा 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना यह थी 15वीं या स्वतंत्र भारत की 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। अच्छा, कैसे 7वीं? तो गिन लो। 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 5 हो गया, 2001, 2011, 7वीं हो गई। जनगणना आयुक्त कौन थे? भारतीय जनगणना को नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था एक प्रगणक शिक्षिका, कौन था? प्रगणक। प्रगणक का मतलब पढ़ाने की मुद्रा में जाने वाली शिक्षिका, ऐसी शिक्षिका जो पढ़ाने की मुद्रा में हो, प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका, पढ़ाने की मुद्रा में जाने वाली शिक्षिका। स्लोगन या वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना का वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्वतंत्र भारत में पहली जातीय जनगणना हुई। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत में पहली जातीय जनगणना हुई। स्वतंत्र भारत में पहली जातीय जनगणना हुई। स्वतंत्र भारत में पहली जातीय जनगणना हुई। कब हुई? 2011। इसके पहले एक बार कब हुई थी? 1931 में हुई थी। समझ में आया? तो ये जनगणना से संबंधित जो मोटी मोटी जानकारियां थी, यह मैंने आपको बता दिया 2011 से संबंधित। अब आइए थोड़ा सा 2021 से बात कर ले, फिर उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 पर विस्तार से बातें करेंगे। तो 2 लेक्चर में बात करेंगे, 3 लेक्चर में बात करेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बात करेंगे। ठीक है, चलो
क्या बात करना है? 2021 की जनगणना। दो हजार इक्कीस की जनगणना। 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। एक एक पॉइंट लिखिएगा। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। भारत की पूर्णतः डिजिटल जनगणना। भारत की पूर्णतः डिजिटल जनगणना। भारत की पूर्णतः डिजिटल जनगणना। अब क्या है? भारत की पूर्णतः डिजिटल जनगणना। अब क्या है भाई? अब ध्यान सुनना। अब जनगणना एवं पंजीयन आयुक्त विवेक जोशी, जनगणना एवं पंजीयन आयुक्त, जनगणना एवं पंजीयन आयुक्त विवेक जोशी, जनगणना एवं पंजीयन आयुक्त विवेक जोशी यह इस बार की जनगणना के आयुक्त हैं। जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 31। जनगणना के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या जनगणना के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 31 प्रश्न। कितने प्रश्न? 31 प्रश्न। जनगणना का आदर्श वाक्य, जनगणना का आदर्श वाक्य, जनगणना का आदर्श वाक्य, जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या? जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। समझ में आया? तो ये 2021 से संबंधित इतने सारे प्रश्न हैं। पूर्णतः डिजिटल होगी, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है और वैश्विक 16वीं है। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना पर। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें यहां से हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। भाई देखिए 2021 अभी हुआ नहीं, अभी थोड़ा समय के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और 2021 की फाइनल रिपोर्ट भी इतनी जल्दी नहीं आएगी, वो 22 के आधे 22 के बाद ही आएगी, 23 तक आएगी। तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 में लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। 19 करोड़ 98 लाख 32 हजार
नहीं, 19,98,12,341 जनगणना गिनी गई थी, जो कि भारत की लगभग 16.51% के बराबर है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे पहला पॉइंट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। कितनी जनसंख्या? 19,98,12,341, जो 16.51% के बराबर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या इसकी कितनी है? जिसकी जनसंख्या है 19,98,12,341, जो देश की, अब तो बहुत ज्यादा हो गई होगी भाई, कम से कम 22-23 करोड़ हो गई होगी, जो देश की 16.51% जनसंख्या के बराबर है। 16.51% जनसंख्या के बराबर है। भारत, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। बाकी इसके बाद 4 देशों के बाद जितने भी देश हैं उसकी जनसंख्या सब 20 करोड़ से नीचे है। चीन, भारत, अमेरिका, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य के बाद 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य के बाद 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। अब क्या है? भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य। देश के कुल जनसंख्या की लगभग 18% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश के गांव में रहती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, यानी यहां के लगभग 77% जनसंख्या गांव में रहती है। 77%। और संख्या के मामले में सबसे ज्यादा 18%, देश के संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के 18.63% जनसंख्या ग्रामीण में रहती है। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73%। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, कुल ग्रामीण जनसंख्या, पहले यूपी के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद जिलों के बारे में हम लोग आते हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, लगभग 77.73%। 77.73%। कितना? 77.73%। अगर बात करें संख्या की तो 15,53,17,228। 15,53,17,228 लोग 2011 की जनगणना के अनुसार इनके गांव में रहे। मतलब देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, नोट करिएगा, अगर पूछे कि देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। देश की गांव में रहने वाली जनसंख्या देश की लगभग 18.63%। गांव में रहने वाली जनसंख्या की बात करें तो मतलब देश की जितनी जनसंख्या गांव में रहती है उसमें से 18%, लगभग 19% कहां रहती है? उत्तर प्रदेश में रहती है। अब शहर में रहने वाली जनसंख्या के बात करें तो शहर में रहने वाली जनसंख्या में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। शहरों में रहने वाली जनसंख्या में दूसरा स्थान, प्रतिशत में नहीं, जनसंख्या में।
अच्छा तो बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, उसकी ज्यादातर जनसंख्या शहरों में रहती है। शहरों में रहने वाली जनसंख्या में दूसरा स्थान, शहरों में मतलब ग्रामीण में रहने वाली जनसंख्या पहला स्थान और शहरों में रहने वाली जनसंख्या में दूसरा स्थान। तो शहरों में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। शहरों में रहने वाली जनसंख्या में शहरों में रहने वाली जनसंख्या में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान। लगभग 11 दशमलव कितनी भैया 7.9% जनसंख्या, 11.79% जनसंख्या इसकी कहां रहती है? देश की 11% जनसंख्या लगभग शहरों में रहती है, अपनी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। समझ में आया? तो देखिए सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका, चीन, भारत और इंडोनेशिया के बाद आप देखेंगे पांचवा है। अब दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर, तो दोस्तों दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो यह लगभग 20.23% की वृद्धि हुई है। दशकीय वृद्धि दर में 15वां राज्य है। किसमें? 15वां राज्य है दशकीय वृद्धि दर में। इसके स्थान के बारे में, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कहने का मतलब जो देश का औसत वृद्धि दर है उससे ज्यादा है। कितना है? लगभग 20.23%। दशकीय वृद्धि दर कितना है? लगभग 20.23%, 20.23% दशकीय वृद्धि दर। अब क्या करेंगे? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपको एक चीज और बता दो कि 139 की वृद्धि हुई है, 139, पहले मात्र 690 था, अब हो गया 829। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी कुछ लोग कहेंगे सर जनसंख्या घनत्व क्या होता है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व भारत का मात्र 382 है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है बता रहा हूं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति 1000 मीटर में, या कहें प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब ऐसा 1 किलोमीटर ऐसा, इस क्षेत्र में जितने पूरे लोग अंदर रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें वृद्धि कितने की हुई है 2001 के बाद? 139 व्यक्ति की। वृद्धि भी लिख लो, वृद्धि कितने की हुई है भैया? तो वृद्धि हुई है 139 व्यक्ति की, 139 की वृद्धि हुई है। समझ में आया? अब जनसंख्या घनत्व के मामले में 9वां सबसे बड़ा राज्य है, पहले नंबर पर बिहार है। जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। जनसंख्या वृद्धि में कौन सा स्थान था? 15वां स्थान था। ये स्थान भी पूछा जाता है भाई, यूपी स्पेशल पढ़ा है तो स्पेशल में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा भाई। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। क्या? लिंगानुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की बात करेंगे। और अगर यहां पर भारत का लिख दें तो भारत का 382 है। भारत का क्या है? 382 है आपका जनघनत्व, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात यहां का कम है, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सबको पता होगा 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं रहती हैं उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो लिंगानुपात यहां का है 912 प्रति 1000। प्रति 1000 महिला में 912, सॉरी प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, क्या बता रहा हूं यार, प्रति 1000 पुरुष में कुल कितनी महिलाएं हैं भैया? 912। कहां पर? आपके यूपी में। और लिंगानुपात के मामले में यूपी कौन से नंबर पर है? तो 26वें नंबर पर है। लिंगानुपात के मामले में 26वां राज्य है। सोचिए, बहुत बुरी स्थिति आप इसको कह सकते हैं, इसको आप अच्छी स्थिति नहीं कह सकते, यह बहुत बुरी स्थिति है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां का है? केरल का है। यूपी में भी सबसे अधिक कहां का है? तो जौनपुर जिले का है, 1000 के ऊपर है। जौनपुर में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। उसके बारे में बात करूंगा अगर अभी हम जब जिलों के बारे में बात करेंगे तो। अब देखिए कहा जाएगा कि लिंगानुपात में सर कितने की वृद्धि हुई? तो लिंगानुपात में मात्र 14 की वृद्धि हुई, 14 वृद्धि हुई।
पहले 898 था, अब हो गया 2011 में 912, अब ज्यादा हो गया होगा, 14 की वृद्धि। अच्छा, भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है। इतनी है बाबू, 943 है। बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त। अब औसत साक्षरता यहां कितनी थी 2011 में? तो 67.77%। 67.77% साक्षरता। साक्षरता कितनी थी? तो साक्षरता थी 67.77%। 67.77%, 6677%। यह इतनी साक्षरता थी। दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या 52.9 और महिलाओं की संख्या 47.71 थी। याद रखिएगा, यहां पर जो पुरुषों की संख्या है वह 52.79%, 52.79 नहीं 29, माफ कीजिएगा, 52.29%, और महिलाओं की संख्या 47.71% थी। यही से तो पता चलेगा ना महिला की संख्या कितनी थी। तो महिला की संख्या थी 47.7, अरे जोड़ लिया, हो जाएगा 100%। तो पुरुषों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या मात्र कितनी है? मात्र 912 है। अब उत्तर प्रदेश में जिलेवार आंकड़े आपके सामने मैं पेश करूंगा। पहले सबसे कम सबसे ज्यादा वाला करूंगा, फिर 5-5 जिले आपको दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाता है। 5-5 जिले आपको दूंगा ताकि आप बहुत ही शानदार तरीके से एक-एक चीजों को समझ सकें। अब देखिएगा क्या है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार जिले। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार जिले। जनसंख्या के अनुसार जिले। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार जिले। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60 लाख की जनसंख्या थी। और सबसे कम महोबा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 9 लाख यानी 8,75,000 के आसपास थी। तो लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। अभी 5-5 राज्यों की बात करेंगे। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे पहले प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, फिर उसके बाद आजमगढ़, फिर उसके बाद लखनऊ। उस हिसाब से कर लेंगे ना। फिर अगर नीचे कहेंगे तो महोबा से ज्यादा जनसंख्या किसकी है? चित्रकूट की है। चित्रकूट के बाद हमीरपुर की है। हमीरपुर के बाद श्रावस्ती की है। श्रावस्ती के बाद ललितपुर की है। तो एक एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले जनसंख्या लेते हैं। जनसंख्या अलग तरीके से पढ़ेंगे। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, पहला पॉइंट इसमें सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की? प्रयागराज की। 2011 का आंकड़ा बताऊंगा, अभी कहां, अभी तो कुछ आया नहीं। लगभग 59.54 लाख, 59,54,351। न्यूनतम जनसंख्या महोबा की 8.75 लाख। न्यूनतम जनसंख्या थी महोबा की कितना भैया? 8.75 लाख। 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में। 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, 5-5 का लिख दूंगा, काम बन जाएगा। 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। लेकिन भैया सर्वाधिक जनसंख्या घटता हुआ क्रम होगा ना, तो लिख लीजिएगा घटता क्रम। भाई बढ़ता मत कर देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। बढ़ते क्रम में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का नाम लिखा जाता है। घटता क्रम में
घटता क्रम में आएगा सबसे पहले आपका प्रयागराज, फिर आएगा मुरादाबाद, फिर कौन आएगा गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। लिख लीजिएगा प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, प्रयागराज मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, पूछने दो आयोग को, जो भी पूछता है पूछने दो, फिर लखनऊ। यह आपके ऐसे 5 जिले हैं जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जनसंख्या तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। तो देख लीजिएगा उसको भी। 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, लेकिन बढ़ते क्रम में भैया, घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम। तो सबसे कम किसका है? सबसे कम है महोबा का। महोबा से थोड़ा सा ज्यादा जनसंख्या किसकी है? चित्रकूट की। किसकी है भैया? चित्रकूट की। चित्रकूट के बाद ज्यादा जनसंख्या किसकी है? हमीरपुर की, फिर श्रावस्ती की, फिर ललितपुर की। हमीरपुर की, फिर श्रावस्ती की, किसकी? श्रावस्ती की, फिर ललितपुर की। ध्यान दीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया, जनसंख्या से संबंधित बातें तो क्लियर हो गई। अब किससे संबंधित बातें क्लियर हो गई? जनसंख्या से संबंधित बातें। बहुत शानदार। अब देखिएगा क्या है, अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या, देखिए यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? तुरंत अभी बताया, भूल न जाना दोस्तों। यूपी का जनसंख्या घनत्व है 829 औसतन, मतलब 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या कितनी है? 829। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। आप गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, माफ कीजिएगा। गाजियाबाद की जनसंख्या घनत्व है 3971, सबसे अधिक। और सबसे कम किसका है? ललितपुर का है, मात्र 242। तो लिखिएगा जन घनत्व की बात करेंगे। जन घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व। चलो जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व, अब देखिए इसमें से पहला पॉइंट मिलेगा सर्वाधिक। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों गाजियाबाद की। किसकी? गाजियाबाद। इसे सटा हुआ एनसीआर में शामिल। तो गाजियाबाद की जनसंख्या घनत्व कितना है? 3972, नहीं 3971। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में मिलेगा। सर्वाधिक, अब न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। तो न्यूनतम आपका कहां मिलेगा? यह मिलेगा ललितपुर में। ललितपुर देखा होगा मध्य प्रदेश के बीच में, मतलब मध्य प्रदेश में समाया हुआ जिला है। ललितपुर की जो जनसंख्या घनत्व है वह है 242। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, 242। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले अगर हम जिलों की बात करें तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर नगर। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर नगर। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर नगर। अब देखिएगा क्या है, 5 सर्वाधिक जन घनत्व, 5 सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले। ध्यान दीजिएगा, 5 सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले, लेकिन किसमें? किसमें भैया? तो आप सबको पता होगा, में घटते क्रम में। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? गाजियाबाद का। किसका है भैया? सबसे ज्यादा गाजियाबाद का है। उसके बाद वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। गाजियाबाद, वाराणसी, वाराणसी का से कम, वाराणसी से कम जनसंख्या घनत्व लखनऊ का है। लखनऊ के बाद संत रविदास नगर यानी भदोही। क्या? भदोही। भदोही से खूब प्रश्न पूछता है, इससे परेशान करने के लिए आपको। उसके बाद कानपुर नगर। उसके बाद कानपुर नगर। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। लिखिएगा न्यूनतम 5 न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले, 5 न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले, लेकिन कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम किसका है भैया? तो सबसे कम है आपका ललितपुर का, मात्र 242। ललितपुर
ललितपुर के बाद सोनभद्र है, ललितपुर का के बाद क्या है? सोनभद्र। सोनभद्र के बाद हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। कौन? सोनभद्र के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद महोबा, महोबा के बाद चित्रकूट। समझ में आया? तो आज हम लोग जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के बारे में जिलेवार सिलसिले तरीके से पढ़ा है। यूपी के जनसंख्या से संबंधित और जो तथ्यात्मक चीजें हैं उन सबको भी बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।